दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। कभी कभी कोई फिल्म सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं सुनाती बल्कि सिनेमा की भाषा ही बदल देती है। साल 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की सत्या भी एक ऐसी ही फिल्म थी। एक ऐसी फिल्म जिसे बनाते समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर ये हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली गैंगस्टर फिल्मों में गिनी जाएगी। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि सत्या की कहानी जितनी पर्दे पर दिखाई देती है उसकी मेकिंग की कहानी उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। फिल्म के कई दृश्य स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं है बल्कि शूटिंग के दौरान कलाकारों की सहज अदाकारी से बने थे। जिस फिल्म ने मनोज बाजपेयी के कैरियर को नई पहचान दी उसके पीछे संघर्ष, प्रयोग और जोखिम की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। सत्या 3 जुलाई साल 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था। कहानी तथा पटकथा पर अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला ने काम किया था। मुख्य भूमिकाओं में जेडी चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी, प्रवेश रावल, सौरभ शुक्ला और आदित्य श्रीवास्तव जैसे कलाकार थे। ये फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया को किसी चमकदार या रोमांटिक अंदाज में पेश करने के बजाय उसके भीतर मौजूदा डर, दोस्ती, लालच, हिंसा को बहुत करीब से दिखाती है। सौरभ शुक्ला की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। वो सिर्फ फिल्म में कल्लू मामा बने नहीं थे बल्कि पटकथा लेखन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ मिलकर स्क्रिप्ट पर काम किया था। सौरभ शुक्ला के मुताबिक सत्या की शूटिंग के दौरान कलाकारों ने काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन किया और कई ऐसी बातें और दृश्य फिल्म में आ गए जो मूल स्क्रिप्ट में नहीं थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सत्या के 4 लेखक थे: अनुराग कश्यप, सौरभ शुक्ला, राम गोपाल वर्मा और खुद कलाकार। अनुराग कश्यप के लिए यह फिल्म एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। उन्होंने बाद में बताया कि शुरुआती दौर में उन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा था जिसे राम गोपाल वर्मा ने स्वीकार नहीं किया और फिर सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर कहानी को नए सिरे से विकसित किया गया। उस दौर में बॉलीवुड की विस्तृत पटकथा लिखने की परंपरा आज जैसी मजबूत नहीं थी। कई बार कहानी सिर्फ एक लाइन और दृश्य के छोटे से विवरण के आधार पर बढ़ती थी। सत्या के मामले में भी कई चीज़ें शूटिंग के दौरान विकसित हुईं। मनोज बाजपेयी के लिए तो सत्या लगभग कैरियर बदल देने वाला मोड़ साबित हुआ। उस समय वो संघर्ष कर रहे थे। राम गोपाल वर्मा ने उन्हें पहले दौड़ में एक छोटी भूमिका के लिए देखा था। बाजपेयी ने बैंडिट क्वीन में काम किया था और वर्मा उनके अभिनय से प्रभावित थे। वर्मा ने उन्हें भविष्य में बड़ी भूमिका देने का वादा भी किया था। बाद में जब सत्या पर काम शुरू हुआ तो मनोज ने अनुराग कश्यप का नाम वर्मा को सुझाया और यही मुलाकात आगे चलकर हिंदी सिनेमा की एक यादगार फिल्म की पटकथा का कारण भी बन गई। और फिर आया भीखू महात्रे। ये किरदार आज भी मनोज बाजपेयी के साथ सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ख़ास बात यह है कि मनोज ने भीखू के बोलने के अंदाज और लहजे को विश्वसनीय बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से भाषा और उच्चारण के तौर तरीके समझे और किरदार पर कई महीनों तक काम किया। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कोल्हापुर से जुड़े अपने कुक के लहजे की भी प्रेरणा ली थी। दिलचस्प बात यह कि राम गोपाल वर्मा शुरू में जिस तरह की फिल्म बनाना चाहते थे सत्या बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो पहले एक एक्शन फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मुंबई के अपराध जगत से जुड़े कुछ लोगों से मुलाकात के बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि असली अपराध की दुनिया फिल्मों में दिखाई जाने वाली दुनिया से काफ़ी अलग है। यही अनुभव आगे चलकर सत्या की बुनियाद बना। वर्मा ने कई किरदारों के लिए वास्तविक ज़िंदगी में देखे या सुने गए लोगों के संदर्भ में भी बात की। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी कास्टिंग थी। उस दौर में बड़े बजट की फिल्मों में बड़े सितारों को लेना लगभग ज़रूरी माना जाता था, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने सत्या के लिए अपेक्षाकृत कम चर्चित कलाकारों को चुना। उनका मानना था कि अगर दर्शक कलाकारों की स्टार इमेज से परिचित नहीं होंगे तो उन्हें किरदार ज़्यादा वास्तविक लगेंगे और यही फैसला फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी। सत्या की शूटिंग सबसे बड़ी खासियत इसका वास्तविक लोकेशन वाला अंदाज था। फिल्म को मुंबई के मानसून के दौरान शूट किया गया। कैमरा अक्सर ऐसे स्थानों पर मौजूद था जहां दर्शकों को लगता है वो किसी फिल्म का सेट नहीं बल्कि मुंबई की असली गलियों को देख रहा है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में कम रोशनी और लो लाइट लुक का इस्तेमाल किया गया जिसने इसकी दुनिया को अंधेरी, बेचैन और वास्तविक अनुभूति दी।
शुरुआत में अमेरिकी सिनेमाटोग्राफर जेरार्ड हूपर ने इस फिल्म का काम किया, लेकिन लगभग 30% शूटिंग के बाद वह प्रोजेक्टर से अलग हो गए और इसके बाद मजहर कामरान ने जिम्मेदारी को संभाल लिया। एक और रोचक बात है कि फिल्म की शूटिंग करीब 50 दिनों में पूरी हुई। आज जब कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग महीनों और कभी कभी वर्षों तक चलती है, उस समय इतने सीमित समय में सत्या जैसी फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सत्या की शूटिंग में इम्प्रोवाइजेशन इतना महत्वपूर्ण था कि फिल्म के कई यादगार दृश्य कलाकारों की तत्काल प्रतिक्रिया से बने। यहाँ तक कि फिल्म के शुरुआती हिस्से में सत्या द्वारा एक गुंडे के चेहरे पर चाकू चलाने वाला दृश्य भी शूटिंग के दौरान अपेक्षाकृत आगे बढ़ गया। राम गोपाल वर्मा ने एक मौके को बताया कि वो कट कहना भूल गए और कलाकारों ने दृश्य को आगे बढ़ा दिया। यही सहजता बाद में उस फिल्म की पहचान बन गई। भीखू महात्रे की मौत वाला दृश्य भी फिल्म की मेकिंग से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में। यह दृश्य काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइजेशन किया गया था। इसकी वजह से पर्दे पर जो बेचैनी और अचानक पैदा होने वाला प्रभाव दिखाई देता है वो बहुत ही स्वाभाविक लगता है। यही सत्या की खासियत थी। कई जगह अभिनय को अभिनय जैसा महसूस नहीं होने दिया गया। मनोज बाजपेयी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है कि एक दृश्य में उन्होंने ऊंचाई पर खड़ा होना था और बताया जाता है कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता था। इसके बावजूद उन्होंने उस दृश्य को पूरा किया। इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष पर्दे पर नजर नहीं आते, लेकिन इन्हीं से किरदार की विश्वसनीयता भी बन जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी बड़े पैमाने पर तैयार किया गया था। गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई के जुहू बीच पर क्लाइमैक्स शूट किया गया और बड़ी संख्या में जूनियर कलाकारों का इस्तेमाल किया गया। यानी जिस दृश्य को दर्शक पर्दे पर कुछ मिनटों के लिए देखते हैं, उसके पीछे काफ़ी बड़ी तैयारी और भीड़ को नियंत्रित करने का काम भी था। संगीत भी सत्या के माहौल को मजबूत बनाता है। विशाल भारद्वाज ने गीतों का संगीत दिया, संदीप चौटा ने बैकग्राउंड स्कोर किया और जबकि गीतों के बोल गुलजार ने लिखे थे। फिल्म के संगीत में पारंपरिक बॉलीवुड चमक के बजाय कहानी और किरदारों के वातावरण को। मनोज बाजपेयी को इस फिल्म के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान भी मिला। उनके भीखू महात्रे ने उन्हें उस पहचान तक पहुंचा दिया जिसका इंतजार एक संघर्षशील अभिनेता लंबे समय से कर रहा था। कितने आदमी थे जैसे बड़े बड़े संवादों से अलग भीखू महात्रे की ताकत उसकी भाषा, चाल ढाल और उसकी अधूरी महत्वाकांक्षाओं में थी। यही वजह है कि वो एक फिल्मी खलनायक से ज़्यादा एक जीवित इंसान जैसा महसूस होता है। सत्या की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही थी कि इसने गैंगस्टर को सिर्फ बंदूक और पैसा रखने वाला आदमी नहीं दिखाया। इन अपराधियों की अपनी दोस्ती थी, अपने डर थे, परिवार थे, प्रेम था और सबसे बढ़कर एक ऐसी जिंदगी थी कि जिसमें हर अगले पल मौत का खतरा मौजूद था। सत्या और विद्या की कहानी ने इस हिंसक दुनिया के बीच भावनात्मक परत को जोड़ दिया और यही विरोधाभास फिल्म को बाकी गैंगस्टर फिल्मों से अलग करता है। इस फिल्म की विरासत इतनी बड़ी हुई कि बाद के वर्षों में मुंबई और अंडरवर्ल्ड पर फिल्में बनाने वाले कई फिल्मकारों ने सत्या को संदर्भ की तरह देखा। यहाँ तक कि निर्देशक डैनी रॉयल ने स्मृत बाग मिलेनियर बनाने के बाद मुंबई को समझने के लिए सत्या और कंपनी जैसी फिल्मों को देखा और ऐसी विभिन्न रिपोर्टों में इसका उल्लेख भी मिलता। और शायद यही सत्या की सबसे बड़ी कहानी है। ये फिल्म बड़े सितारों के भरोसे नहीं बनी, बड़े सेटों के भरोसे नहीं बनी और ना ही किसी आसान फार्मूले पर बनी। इसे बनाया गया एक ऐसे निर्देशक के जोखिम से कि जिसने वास्तविक मुंबई को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, उन लेखकों से जिन्होंने अपराध की दुनिया को संवादों में जिंदा किया और उन कलाकारों से जिन्होंने अपने किरदारों से इतना कुछ जोड़ दिया कि पर्दे के किरदार असली इंसानों जैसे लगे। आज जब हम सत्या को देखते हैं तो सिर्फ हमें साल 1998 की एक गैंगस्टर फिल्म नहीं दिखाई देती, हमें वो मोड़ दिखाई देता है जहां हिंदी सिनेमा ने महसूस किया कि अपराध की कहानी कहने के लिए हमेशा बड़े सितारे, चमकदार कपड़े और बड़े बड़े संवाद ज़रूरी नहीं होते। कभी एक अंधेरी मुंबई की गली, कुछ अनजान चेहरे, वास्तविक भाषा और कैमरे के सामने सच बोलता हुआ अभिनेता ही पूरी फिल्म को अमर बना सकता है। और आखिर में बस इतना याद रखिए कि सत्या की सबसे बड़ी सच्चाई शायद उसका नाम ही कह देता है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं थी, बल्कि उस दौर के मुंबई की एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें दोस्ती के पीछे धोखा था, प्यार के पीछे डर था और ताकत के पीछे मौत खड़ी थी। पर्दा गिर गया, किरदार चले गए, लेकिन भीखू महात्रे की आवाज़ आज भी सिनेमा प्रेमियों के कानों में गूंज रही। शायद यही किसी फिल्म की असली जीत होती है कि जब कहानी खत्म होने के बाद वर्षों बाद भी उसके किरदार हमारे बीच जिंदा रहें।